नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 8 की बात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र की करेंगे। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और सत्र के पहले दिन सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए विधेयक को सदन में पेश कर सकती है। और अगर आज बिल सदन में लाया जाता है तो इसे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लोकसभा में पेश करेंगे। सत्र के पहले दिन लोकसभा के द्वारा पारित किए जाने के बाद 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को सोमवार को ही राज्यसभा में पेश किए जाने की उम्मीद भी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा से पारित होने के बाद इस विधेयक को संसद के उच्च सदन में पेश किया जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्र सरकार की ओर से लाए गए उन 3 कृषि कानूनों की वापसी है जिनके विरोध में देश भर के किसान लगभग 1 साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि बीते बुधवार को पीएम आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। पीएम की सिफारिश पर कृषि मंत्रालय ने इस री अपील बिल को तैयार किया। जिन 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाना है उनमें सबसे पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और दूसरा है कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। और इस वक्त हमारे 2 संवाददाता मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर से शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विजय चौक से बलराम पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शक्ति आपका रुख करूंगी क्योंकि आज सदन में विधेयक को पेश किया जाएगा और माना जा रहा है कि आज ये पूरी तरीके से जो कानून वापसी का ऐलान पीएम ने किया, कैबिनेट से मंजूरी मिली और उसके अगले कदम पर जो प्रक्रिया होती है आज वो पूरी हो जाएगी। किसानों का क्या कहना है, क्योंकि इसकी वापसी का ऐलान हुआ लेकिन आज औपचारिक तौर पर जब वापसी हो रही है तो क्या उनका रुख है इस पर? जी बिल्कुल, आज संसद में निरस्तीकरण को लेकर यह बिल रखा जाएगा और कामयाब भी हो जाएंगे किसान जिस लड़ाई को लड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि अंतिम जब तक हमारे हाथ में कागज नहीं आ जाते जब तक हम विश्वास नहीं करते। राकेश टिकैत हमारे साथ है, राकेश जी से बात करते हैं। राकेश जी, आज ये बिल संसद में रखा जाएगा, रिपील हो जाएगा, तो अब इसके बाद आप लोगों का क्या कहना और क्या स्टैंड है? एमएसपी जो मुकदमे हैं, जो शहीद परिवार हैं, ये सारे मामले हैं और उसके बाद में एक कमेटी जो और मामले हैं उस पर भारत सरकार से बातचीत करें। राकेश जी, जिस तरीके से जब आप लोग चले थे इस आंदोलन को करने के लिए तो आपका सबसे पहले एक ही नारा था कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं और कागज हमारे हाथ में चाहिए, क्योंकि ये बिल लागू ही नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्टे लगा दिया था, सरकार ने भी लागू नहीं किया था और अब आज इस पर अंतिम मोहर निरस्तीकरण पर। तो इसको लेकर ये बताइए कि इसको लेकर आप लोगों में क्या कोई खुशी, किस तरह की खुशी है, क्योंकि आपने लड़ाई जीती है ना? लड़ाई तो सरकार ने जीती, हमने नहीं जीती, वही जीत रहा लड़ाई। क्या मामले खत्म हो गया सारे किसानों के? जो और दूसरे बिल रखे हुए हैं उस पर क्या इनका स्टैंड है? और सरकार बैठ के जब तक उन मसलों पर बात नहीं करेगी, ठीक है, सीड बिल का क्या होगा, पेस्टिसाइड बिल का क्या होगा, दूध की पॉलिसी है उस पर क्या होगा, किसान क्रेडिट कार्ड पे क्या होगा, तो ये तो बहुत से सवाल है। इस पर एक कमेटी बन जाए। आगे जब भी भारत सरकार से बातचीत कर रहा हो, ये ना हो कि किसान आंदोलन करने आए, वो बैठ कर अपनी बातचीत भी कर ले। अभी सरकार ठीक लाइन बनी चल रही, जब तक बैठ के बातचीत नहीं होगी, इन किसानों का क्या होगा, मुकदमों का क्या होगा, एमएसपी पे क्या होगा, तो ये सारे सवाल के जवाब भारत सरकार देगी। जब जवाब मिल जाएंगे तो यहाँ से चले जाएंगे। तो राकेश जी, कहने का मतलब ये है कि कागज भी अगर आपके हाथ में आ जाते हैं उसके बाद भी आप वापसी नहीं जाएंगे। एमएसपी पर कानून की जो बात कही जा रही है, वहीं प्रधानमंत्री ने खुद ये कहा कि इसके लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी तो 2011 में बनेगी थी। इस पे प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो इस कमेटी में थे वे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनना चाहिए। तो कमेटी की कहाँ जरूरत? अब स्पष्ट सरकार से जवाब चाहिए, एक तरफा फैसला नहीं। सीधा सीधा आप लोग ये चाहते हैं कि सरकार से ऑन टेबल
बात जरूर होनी चाहिए और होगी, और तभी हमारी वापसी हो सकती है। क्या वैसी जाल लग रही है क्या सरकार को छोड़ के? कहाँ पकड़ेंगे फिर सरकार को? जोन से सरकार 10 महीने से नहीं मिल रही, वो फिर मिल जाएगी? मिलेगी सरकार और 1 आध महीने में मिल जाएगी। कहाँ जल्दी है हमें? सर्दी आएगी अब तो, अब कोई दिक्कत ही नहीं। बिल्कुल शक्ति, देखिए राकेश टिकैत से तो आप दिक्कत है, जितनी बरसात बार में दिक्कत बात है, करते हैं, तो जितनी बार भी आप बात करें, वो एक ही बात कहते हैं कि एमएसपी पर गारंटी कानून और उसके आगे भी जो उनकी मांगे हैं वो पूरी हो, उसके बाद किसान वापस लौटेंगे। आप बने रहिए शक्ति हमारे साथ, क्योंकि बलराम पांडे भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बलराम, आज क्योंकि शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और माना जा रहा है कि आज ही के दिन औपचारिक तौर पर सदन में भी जो प्रक्रिया है कृषि कानून को वापस लेने का, वो आज पूरी हो जाएगी, तो क्या आपके पास अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, जिस तरीके से अटकलें किसान लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे, लेकिन ये बिल वापस होगा कि नहीं होगा, क्या नहीं होगा, इसको लेकर के कई अटकलें थी। लेकिन आज उन अटकलों को सरकार विराम लगाएगी और आज कृषि मंत्री फ्लोर में इस कानून के वापसी के लिए बिल पेश करेंगे। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज तीनों कृषि कानून वापसी के लिए जो विधेयक है वो फ्लोर पे रखा जाएगा। सरकार इस पर चर्चा करेगी और उम्मीद है कि आज ही इसे राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि तीनों कृषि कानून को वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो शीतकालीन के सत्र में जो पहला दिन है उसी दिन से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सरकार को इस शीतकालीन सत्र में कई और बिल पास कराने हैं, जिसको लेकर के सदन का चलना बेहद जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से कल आम बैठक बुलाई गई थी और आम बैठक में जो विपक्ष था उसने 2-3 मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। महंगाई एक मुद्दा था, एमएसपी पे गारंटी वाला कानून हो, इन मुद्दों को लेकर के आज सदन में हंगामा भी कर सकता है विपक्ष, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन सरकार का पूरा यही प्रयास होगा कि सदन पूरे सामान्य रूप से चले, ताकि जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाए और जो अन्य बिल है उन्हें भी पास कराया जाए, क्योंकि लगभग आधा दर्जन ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको इस सत्र में सरकार पास कराना चाहेगी और उसके लिए पूरा प्रयास करेगी। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए जो विधेयक है वो सदन में पेश होगा सरकार की तरफ से, और उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा में आज इस विधेयक को पास करा के राज्यसभा में ले जाया जाएगा, ताकि जो कानून वापसी की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि किसानों को भी ये भरोसा हो कि प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया है वो पूरा किया है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो एमएसपी की बात कर रहे हैं किसान, उसके लिए एक कमेटी गठित की जाएगी जिसमें किसान भी होंगे और सरकार के नुमाइंदे भी होंगे। लेकिन बलराम, देखिए एमएसपी पर गारंटी कानून, लेकिन उसके साथ भी कुछ और मांगे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत से शक्ति सिंह बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब तक ये पूरी मांगे हमारी नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। और बीते रविवार को होने वाली यूपी टीईटी परीक्षा के पेपर लीक मामले में यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी एसटीएफ ने पेपर लीक करने वाले गैंग के 29 सदस्यों को प्रदेश के अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि सीएम योगी ने सभी आरोपियों पर रासुका लगाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको ये भी बताएं कि यूपी में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर एग्जाम शुरू होने से पहले ही लोगों के व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था, जिसके बाद प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने दोनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी थी और इस मामले में केस दर्ज कराया था। इसके बाद मामले की जांच के लिए केस यूपी एसटीएफ के हाथों में सौंपा गया और इसमें कार्रवाई करते हुए गैंग से जुड़े 29 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई। पकड़े गए आरोपियों में मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, अयोध्या और अंबेडकर नगर के रहने वाले लोग हैं, जबकि कुछ आरोपी बिहार के भी शामिल हैं इसमें। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्योंकि यूपी टीईटी की परीक्षा लीक होने के बाद एक बार फिर से वही सवाल उठा कि हर एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, बड़ी लापरवाही है और ये बड़ी मिलीभगत अंदर खाने लोगों की भी है। क्या इसको लेकर अभी ताजा अपडेट है? क्योंकि 29 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अब उन 29 गिरफ्तारी के बाद आगे क्या प्रक्रिया, आगे क्या कदम रहने वाला है? देखिए जी, जितने लोग पकड़े गए हैं उनसे सबसे अलग अलग जगह पर पूछताछ रही। जो प्रयागराज में 18 लोग पकड़े गए हैं, सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां प्रयागराज में हुई, उसमें शिक्षा विभाग के भी
लोग शामिल हैं। तो ये गिरफ्तारियां जहां जहां हुई हैं, जैसे प्रयागराज की बात करें, हम शामली की बात करें, लखनऊ की बात करें, कौशाम्बी की बात करें, वहाँ सब स्थानीय पुलिस और एसटीएफ की जो लोकल टीमें हैं वो उनसे पूछताछ कर रही हैं और पूछताछ में बहुत सारी नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। सॉल्वर गैंग कहाँ का था, बिहार के कितने लड़के आए थे, उनको कितना पैसा देना था, कितने कितने रुपए में पर्चे दिए जा रहे थे अभ्यर्थियों को। ये पता चला कि 3.5 लाख से 5 लाख रुपए तक एक एक अभ्यर्थी से वसूले जा रहे थे। और हर नेटवर्क जो ये एसटीएफ के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि ये छोटे छोटे गैंग हैं, ये कोई बड़ा गैंग नहीं, ये छोटे छोटे गैंग अलग अलग ऑपरेट कर रहे थे। यानी सिर्फ एक कोई मास्टरमाइंड नहीं है इसका, छोटे छोटे गैंग के मास्टरमाइंड है। अगर कोई ऐसा हो सकता है जो बिहार में बैठा हो, चूंकि इस पूरी परीक्षा के तार जो रैकेट है उसके तार बिहार से जुड़े हुए हैं। इसके पहले भी जो भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो लोग पकड़े गए हैं वो भी बिहार के लोग सामने आए थे। तो बिहार से माना जा रहा है कि कोई ऐसा बड़ा मास्टरमाइंड है जो छोटे छोटे गैंग बना के ये काम कर रहा है। लेकिन जो अभी जानकारी मिली है उसके हिसाब से ट्रेजरी के कर्मचारी रडार पर हैं, एसटीएफ के शिक्षा विभाग के कई कर्मचारी और अधिकारी रडार पर हैं, सचिवालय से भी तार जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो सचिवालय है लखनऊ में, वहाँ से भी तार जुड़ रहे हैं। वहाँ के कुछ संविदा कर्मी के नाम सामने आए हैं, एसटीएफ उनकी तलाश कर रही है। जो कौशलेंद्र राय लखनऊ में पकड़ा गया है वो मूल रूप से अयोध्या का रहने वाला है। ये पता चला है कि वो संविदा पर काम करने वाले लोगों से मिलता जुलता था, आता जाता था, सचिवालय में उसकी गहरी पैठ थी। उसके पास सचिवालय के दस्तावेज भी मिले हैं, कुछ पास मिले हैं। तो ये पूरी जो फर्जी पास बनाए गए हैं जिस तरह से और फर्जी पत्र बनाए गए हैं, परिचय पत्र बनाए गए हैं, ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे रैकेट में लखनऊ के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी भी कहीं ना कहीं संलिप्तता हो सकती है। फिलहाल जो एसटीएफ है वो इस बात की छानबीन कर रही है कि अभी कितने और लोग इस गैंग से, इस रैकेट से जुड़े हुए हैं। प्रयागराज में सबसे बड़ा रैकेट पकड़ा गया है 18 लोगों का। उस रैकेट के तार यूपी के कई जनपदों से जुड़े हुए हैं और खासकर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर बहुत सारे लोग अभी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रयागराज के पास के जो जनपद हैं, रात में प्रतापगढ़ से एक आदमी पकड़ा गया था। यानी गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी जारी है और ये गिरफ्तारियों की संख्या आज बढ़ सकती है। अभी बहुत सारे नाम भी सामने आए हैं। एक ऋषि शर्मा का नाम सामने आया है जिसको एसटीएफ के अधिकारी कबूल कर रहे हैं कि उसकी तलाश कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके नाम अभी सामने नहीं आ रहे हैं, अधिकारी नाम लेने से बच रहे हैं। बहुत सारे लोगों के नाम अभी खुलकर सामने आएंगे और कुछ बड़े लोग, चाहे वो सचिवालय के हों या जो ट्रेजरी ऑफिस है वहाँ के लोग हो, चूँकि ट्रेजरी में ही वहाँ पर्चा सुरक्षित रखा जाता है। जो प्राइवेट कंपनी जो इस पूरे जो पर्चे की देखरेख करती है, निगरानी करती है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वही कंपनी सेंटर पर पर्चा पहुँचाती है जहाँ पर पुलिस की निगरानी में वो पर्चा खोला जाता है, पेपर खोले जाते हैं। तो ये पूरा रैकेट कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह से लोगों से संपर्क किया गया, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, प्राइवेट कंपनी की भी भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है। हालांकि कल से लेकर आज तक अभी तक प्राइवेट कंपनी का नाम ओपन नहीं किया है, किसी भी अधिकारी ने नाम नहीं बताया है। वो कहा है कि बिल्कुल। और देखिए विवेक, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सुरक्षा में सेंधमारी किसी अंदर के ही व्यक्ति ने की है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता जब पेपर एग्जाम से पहले वायरल हो रहा है। तो आप बने रहिए हमारे साथ विवेक, क्योंकि आगे भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 8 की बात। चलिए एक बार फिर से खबरों की शुरुआत करते हैं। लखीमपुर खीरी से आपको खबर बताएं। लखीमपुर खीरी केस में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड मामले में जिला अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर हाई कोर्ट लखनऊ बेंच आज सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को तिकुनिया कस्बे में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान तेज रफ्तार थार गाड़ी से टक्कर के बाद किसानों की मौत और उसके बाद भड़की हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी। और इसी मामले को लेकर आज सुनवाई भी होने वाली है। जिला कोर्ट से जमानत अर्जी पहले खारिज की जा चुकी है। जिला कोर्ट से झटका लगने के बाद लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, क्योंकि आज लखनऊ बेंच में सुनवाई होने वाली है, कब ये सुनवाई होगी और क्या अपडेट है इस पर? बिल्कुल जी, 11 बजे के आसपास ये सुनवाई होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और एक कमेटी भी बनाई है जांच के लिए। एक कमेटी अलग से बनी है जिसमें जज हैं, रिटायर्ड जज हैं, जो न्यायिक जांच आयोग बना है वो आयोग भी जांच कर रहा है। तो ये बहुत संवेदनशील मामला है, इसीलिए आशीष मिश्रा चूंकि प्रभावशाली हैं, उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, इसलिए उनको जमानत देने की बात जब पहली बार जिला कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी तभी वो खारिज हो गई थी, क्योंकि पुलिस का ये कहना था और वहाँ जो किसान हैं
जो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी लोग हैं, उनका भी ये कहना था कि अगर आरोपी इतना रसूखदार है और वो जेल से बाहर आ जाएगा, जमानत पे बाहर आ जाएगा, तो लोगों को डरा धमका सकता है और मुकदमे की जो विवेचना है, जो जांच है, जो लोगों के बयान है, उसको प्रभावित कर सकता है, बदलवा सकता है। डर से धमका के, लोगों को लालच देकर किसी भी तरह से वो पूरी जांच प्रक्रिया को किसी भी तरह से प्रभावित कर सकता है। इसलिए जिला जज ने इसको खारिज कर दिया था और अब वो हाई कोर्ट में है। उनके साथ अंकित दास भी हैं, जो यहाँ पर लखनऊ के पूर्व मेयर रहे अखिलेश दास के भतीजे हैं। वो भी एक बहुत रसूखदार परिवार है लखनऊ का। तो ये दोनों रसूखदार हैं, दोनों ने जमानत की कोशिश की कई बार, लेकिन सेशन कोर्ट और फिर जिला कोर्ट से खारिज होने के बाद अब मामला हाई कोर्ट के सामने है। हाई कोर्ट में आज इसकी सुनवाई होगी और यही पक्ष रखा जाएगा कि जो पूरी प्रक्रिया है उसमें वो जांच में सहयोग करें। हालांकि अगर हम शुरुआत में देखें, जब 3 अक्टूबर के बाद करीब हफ्ते भर बाद वो गिरफ्तार हुए थे, खुद सामने आए थे, उनको गिरफ्तार किया गया था आशीष मिश्रा को, तब भी उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया था और इसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो पुलिस के अधिकारी उनसे इंटरोगेट कर रहे थे, सवाल जवाब कर रहे थे, उन्होंने किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया और हर सवाल को टालने की कोशिश की। तो ये उनकी जो शुरुआती लापरवाही थी से या गलती कहें उनकी, जो उन्होंने जिस तरह से जांच में सहयोग नहीं किया, इसको हाईकोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है और ये उम्मीद की जा रही है आज कि उनकी जमानत अर्जी यहां से भी खारिज हो जाएगी, क्योंकि जांच को वो प्रभावित कर सकते हैं। और ये पहले भी उन पर आरोप लग चुका है कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, पुलिस अधिकारियों का जांच में सहयोग नहीं कर रहे, सही जानकारियां नहीं दे रहे हैं। वो उस दिन 3 अक्टूबर की दोपहर बिल्कुल इन तमाम बातों को ध्यान में रखा जाएगा विवेक, और उसके मद्देनजर ही आज की सुनवाई अहम रहेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद एक बार फिर से दुनिया भर के देशों की सरकारों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस मुश्किल ने अब भारत की भी टेंशन बढ़ा दी है। हालातों को समझते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना के इस नए वेरिएंट को देश में घुसने से रोकने के लिए नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी जारी किए हैं और इसमें विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 1 दिसंबर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। 12 देशों की लिस्ट जारी की गई है जहां से वापस लौटने वाले यात्रियों पर खास नजर भी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एसओपी के मुताबिक अब प्लेन के जरिए विदेश से भारत आने वाले सभी यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर अपने आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। यात्रा से 14 दिनों पहले तक वो कहां गए, इस बात की भी पूरी जानकारी यात्री को अपने आवेदन में लिखना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर जोखिम वाले देशों की लिस्ट भी दोबारा से जारी की है, जहां से आने वाले यात्रियों के कोरोना प्रोटोकॉल पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिस्ट में शामिल देशों से भारत आने वाले यात्रियों के पास नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट होने के बावजूद उनका दोबारा से एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट लिया जाएगा। जब तक उस टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक उन यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रुकना होगा। अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकलती है तो फिर आइसोलेशन सेंटर भेजा जाएगा। नेगेटिव रिपोर्ट मिलने पर भी कोरोना प्रोटोकॉल के साथ 7 दिनों तक घर में क्वारंटीन रहना होगा। क्वारंटीन पीरियड पूरा होने के अगले दिन यात्रियों का फिर से कोरोना टेस्ट होगा और फिर से निगरानी रखी जाएगी।